हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंडरी के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम बात कर रहे थे और जिसमें हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और हमने क्रियाशीलता के जो सिद्धांत है उसमें पहला जो कारक है भौतिक शक्तियाँ हैं, उसमें हमने पृथ्वी की जो ग्रहीय संबंध है उसके बारे में हमने देख लिया था। और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला कारक है वो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भी मानव के धरातल पर पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आंतरिक शक्तियों के बारे में हम देखें तो सबसे बड़ी जो पहली जो शक्ति है वो है महादेश जनक शक्तियाँ। इस शक्ति के द्वारा जो भी पृथ्वी के धरातल पर जो परिवर्तन होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे होते हैं। मतलब इनकी हम जो दृष्टिगोचर इनके जो परिवर्तन है वो हमें अचानक से दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे जो पर्वतों का निर्माण है, ठीक है, पर्वतों का निर्माण जिस तरीके से होता है, पर्वतों का निर्माण होता है महादेश जनक शक्ति के कारण। और जब पर्वतों का निर्माण होता है तो उसमें बहुत कई करोड़ों वर्षों लगते हैं और अभी इनके बारे में स्पष्ट पता नहीं चलता है कि कब इनका निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियों में हमारी जो महादेश जनक शक्ति है उसका हमें परिवर्तन, हमारा जो इसका प्रभाव है वो हमें बहुत धीरे धीरे दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसके विपरीत जो अगली शक्ति है, जैसे आकस्मिक शक्तियाँ, आकस्मिक शक्ति ये अपना प्रभाव है बहुत अचानक से अपने प्रभाव दिखा देती है। जैसे अचानक ही इनमें परिवर्तन हो जाता है, अचानक परिवर्तन होता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे जो भूकंप और ज्वालामुखी है, भूकंप और ज्वालामुखी का उद्भेदन जब होता है तो इनको हम रखते हैं एक आकस्मिक शक्तियों के अंतर्गत, क्योंकि जब इनका भूकंप जब धरातल पर आता है तो बिल्कुल अचानक से आता है और परिवर्तन से बिल्कुल अचानक से सारे परिवर्तन होने लगते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा भी पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सौर शक्ति। अगला है सौर शक्ति। तो सूर्य की शक्ति के द्वारा भी पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इनके सौर शक्ति के अंतर्गत हम देखें तो पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रमुख कारक सूर्य है, ठीक है। वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों का मुख्य कारक क्या है? सूर्य, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जिसमें तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, तापमान, ओस, गर्मी, पाला, ठीक है, कुहरा, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, कुहरा, हिमपात, वाष्पीकरण। इसके अलावा बादलों का बनना, हवा, आंधी तूफान का चलना, बादलों का बनना, हवा का चलना, आंधी तूफान, ये सभी जो घटनाएं हैं, ये सभी क्रियाएं हैं किसके द्वारा होती है? सौर शक्ति के कारण से होती है, ठीक है। पृथ्वी के जो हमारा जो धरातल है उसके ऊपर हमारा जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में सभी भौतिक क्रियाएं, जैसे तापमान का परिवर्तन होना, ठीक है, तापमान कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है, ओस पड़ती है सर्दियों के दिनों में, गर्मी पड़ती है, पाला, कुहरा, हिमपात होता है, वाष्पीकरण होता है, अधिक गर्मी होती है तभी, फिर बादलों का बनना, हवा का चलना, आंधी तूफान का आना, ये सभी भौतिक क्रियाएं होती हैं हमारी सौर शक्ति के कारण से। इस प्रकार से सौर शक्ति के कारण से भी वायुमंडल में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला जो परिवर्तन है वो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति।
इसके द्वारा भी पृथ्वी के धरातल पर या फिर वायुमंडल में अनेक परिवर्तन होते हैं। अगला किसके कारण से? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है। इसके बारे में हम देखें तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? वायुमंडल का निर्माण किसके द्वारा ही होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। इस शक्ति में वो ताकत होती है जिसके द्वारा यह सभी पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है। वायुमंडल का निर्माण। उसके अलावा हम देखें तो जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायु दाब का अधिक होना। अगला प्रभाव पड़ता है जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना। ठीक है। अगला जो प्रभाव पड़ता है कि पृथ्वी के निकट वायु दाब का अधिक होना। पृथ्वी के निकट वायु दाब का अधिक होना, ठीक है। ये सभी प्रभाव गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से होते हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल व जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित व नियंत्रित होते हैं, ठीक है। वायुमंडल और जलमंडल में रहने वाले जो प्रत्येक जीव हैं, वायुमंडल व जलमंडल में, जलमंडल के जो सभी जीव हैं, जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें मुख्य परिवर्तन होता है जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, ठीक है। पृथ्वी के निकट वायु दाब का अधिक होना और जलमंडल, वायुमंडल में सभी जो जीवों का निवास होता है वो सभी जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा प्रभावित होते हैं। अगला हमारा कारक है जैविक शक्तियाँ। भौतिक कारक हमारा, भौतिक शक्तियाँ हमारा कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारी अगली शक्ति है जैविक शक्तियाँ। जैविक शक्तियाँ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए, अन्य कारकों के समान पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे और जीव जंतु भी जैविक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु, ठीक है। अन्य सभी पदार्थों के या अन्य सभी पदार्थों के आधार पर या फिर अनुसार ये जो हमारे जैविक शक्ति में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं, ये भी अनेक क्रियाएं करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जैसे अपक्षय और अपतन क्रियाओं को शिथिल कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपक्षय और अपवर्तन क्रिया के द्वारा मिट्टी का संरक्षण करते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों के गलने से मिट्टी में ह्यूमस नामक उपजाऊ तत्व का निर्माण होता है, ठीक है। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उन पेड़ पत्तियों के गलने से, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के गलने से इसका निर्माण होता है ह्यूमस का, ठीक है। इस प्रकार से पत्तियों से परिवर्तन भी हो गया, पत्तियाँ किसमें परिवर्तित हो गई? ह्यूमस में, ठीक है। इस प्रकार से भी जैविक शक्तियों के द्वारा भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण से अब मिट्टी असंगठित होकर अपवर्तित होती है। अतः क्षण प्रतिक्षण पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की धरातलीय भाग में परिवर्तन होते रहते हैं। अगला जो कारक है वो है मानवीय शक्तियाँ। अगला है मानवीय शक्ति या फिर मानव शक्ति। मानव शक्ति, तो देखिए प्रकृति में जो सभी पदार्थों में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील प्राणी है वो कौन है? केवल मानव। मानव सबसे अधिक क्रियाशील प्राणी है।
यह प्रत्येक समय कुछ न कुछ अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए भी, अपने जीवन रहन सहन जीवन के लिए कुछ न कुछ आर्थिक क्रिया भी वह अन्य क्रियाएं करता रहता है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से अपनी विचारशील क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने की कोशिश वह करता रहता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वह प्रकृति में परिवर्तन भी करता रहता है, अपने स्वार्थ के लिए भी कई प्रकार से प्रकृति का नुकसान भी करता रहता है। उसके बाद हम देखें तो प्रकृति ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वनों को काटकर फसल उपजाना, उबड़ खाबड़ धरातल को समतल बनाना, सड़कों का निर्माण, नदियों के जल के उपयोग के लिए बांध बनाना, नहर बनाना, बड़े बड़े नगरों महानगरों का निर्माण करना, पुल बनाना, सुरंग खोदना, खनन क्रिया हेतु खान खोदना आदि निर्माण कार्य करता रहता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मानव भी एक सबसे अधिक क्रियाशील प्राणी है और मानव भी निरंतर कार्य करता रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।